एक राष्ट्र समाज के नाते हम कौन हैं, यह जब तक हम तय नहीं करते तब हमारी प्राथमिकताएं दिशा हम तय नहीं कर सकते। इसलिए आज़ादी के बाद भी हम लोग पश्चिम की नकल ही करते रहे हैं। 2000 साल तक भारत का प्रभुत्व रहा, ये चाइना के एम्बेसडर कह रहे हैं। इस भारत को हमको समझना आवश्यक है। ऐसे सिमिलर दो शब्द हैं, रिलीजन और धर्म, दोनों समानार्थी नहीं हैं। ऐसे लेफ्टिस्ट वामपंथी विचार भी इसमें से आया है। जो वामपंथ के साथ नहीं है उनको उन्होंने दक्षिणपंथी कहना शुरू कर दिया कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत का अंतर्निहित धर्म है। नमस्कार आप सबका। और मेरे लिए ये एक बड़ा जो है वो विशेष क्षण इसलिए भी है क्योंकि मैंने मनमोहन जी के साथ जो है लंबे समय तक काम भी किया है। और तो मैं पहले मनमोहन जी का, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक औपचारिकता के तौर पर उनका परिचय करवा देता हूं और उसके उपरांत हम लोग भारत की भारतीय अवधारणा इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनमोहन जी पुर के रहने वाले हैं। 1983 में संघ में जो है प्रचारक बने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डॉक्टरेट हैं और उन्होंने संघ के सह सरकार्यवाह रहे। इससे पहले संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व उनके पास था और कई पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। हिंदुत्व, भारत की जो भारतीय अवधारणा है उसको लेकर उनकी बहुत सी पुस्तकें, बहुत से आलेख और बहुत से बौद्धिक भी हैं। तो आप सबका स्वागत है। और मनमोहन जी, मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत की भारतीय अवधारणा की बात क्यों करने की ज़रूरत है और पश्चिम की जो भारत को लेकर अवधारणा है और जो भारत को लेकर भारतीय अवधारणा है, इन दोनों में क्या अंतर है? भारत की भारतीय अवधारणा की आवश्यकता इसलिए है कि सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है हु आर वी, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र समाज के नाते हम कौन हैं, यह जब तक हम तय नहीं करते तब हमारी प्राथमिकताएं दिशा हम तय नहीं कर सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज पुस्तक में लिखा है कि सबसे पहले हम जो है वह बनना पड़ेगा। तो हम क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा। और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके दो नाम हैं। प्रत्येक देश का एक ही नाम है। हमारा अभी भी संभ्रम चल रहा है कि हम इंडिया है, क्या भारत है। भारत के बगल में ब्रह्मदेश नाम का देश है, उसका अंग्रेज़ों ने बर्मा किया। वो स्वाधीन नहीं, उन्होंने अपना म्यांमार किया, बर्मा छोड़ दिया। वो बर्मा दैट इज म्यांमार ऐसा नहीं कहते हैं, एक ही है। तो जब तक हम भारत यानी हम कौन है क्या है यह तय नहीं करते तब हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति, अर्थनीति हमारे विचार के प्रकाश में नहीं चल सकती है। और इसलिए आज़ादी के बाद भी हम लोग पश्चिम की नकल ही करते रहे हैं। इसलिए 2014 के चुनाव के रिजल्ट के बाद इंग्लैंड के गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि आज 18 मई 2014 भारत के इतिहास में विशेष रूप से लिखा जाएगा कि आज आखिर भारत से अंग्रेज चले गए। ये इंग्लैंड का पेपर लिख रहा है। इसलिए हमको अगर हमारी दिशा तय करनी है, हमारा दुनिया में रोल क्या है, एक निश्चित रोल है हमारा, उसको अगर हमको करना है, निभाना है, तो हम क्या हैं वह हमें तय करना पड़ेगा। उसके पहले समझना पड़ेगा
हम क्या हैं। एक छोटी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूँगा। एक हु शी नाम के चाइनीज़ एम्बेसडर अमेरिका में थे, HUSHIH। उनका एक फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं, इंडिया कॉन्कर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड चाइना फॉर मोर देन 20 centuries विदाउट हैविंग सेंट ए सिंगल सोल्जर। एक भी सिपाही भेजे बिना सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक विचार से चाइना पर 2000 साल तक भारत का प्रभुत्व रहा। ये चाइना के एम्बेसडर कह रहे हैं। इस भारत को हमको समझना आवश्यक है। आपने जो है सांस्कृतिक पक्ष की बात भी की, और भारत की भारतीय अवधारणा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 से ही आग्रह रहा है कि भारत को जो है भारत की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन जब हम भारत की बतौर राष्ट्र बात करते हैं, और खासकर संघ जो है वो राष्ट्र की बात जो है वो संस्कृति के संदर्भ में करता है, तो आपके अनुसार भारत में राष्ट्र का अर्थ क्या है? मतलब क्या यह सिर्फ ज़मीन और सरकार तक सीमित है? जो वेस्ट का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है और जो हमारा राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है जो है, उसके अंदर जो है मूलभूत अंतर क्या है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शब्दों के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे सिमिलर दो शब्द हैं, रिलीजन और धर्म, दोनों समानार्थी नहीं हैं। दोनों को समानार्थी समझने से ही सारा संभ्रम, कन्फ्यूजन निर्माण हुआ है। रिलीजन ये उपासना पद्धति है, धर्म एकदम अलग है। धर्म नाम के कंसेप्ट ही भारत के बाहर कहीं नहीं है, इसलिए भारत के बाहर किसी भी भाषा में धर्म के लिए सिनोनिमस वर्ड नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो स्पीच में कहा था कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी संस्कृत भाषा में अंग्रेजी के एक्सक्लूजन के लिए कोई समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड करते ही नहीं है। तो उसी तरह भारत का राष्ट्र, पश्चिम का नेशन, ये अलग अलग है। पश्चिम का नेशन ये 16वीं शताब्दी की उपज है। 1000 साल के चर्च के थियोक्रेटिक स्टेट के प्रतिक्रिया में वहाँ पर स्टेट आधारित नेशनलिज्म का उदय हुआ, इसलिए वहाँ राष्ट्रवाद आया, नेशन कंसेप्ट आई। भारत में राष्ट्र का उल्लेख ऋग्वेद काल से है, वो राज्याधारित नहीं है। अंग्रेज़ों के पहले सारे भारत में एक शासक नहीं था, एक राजा नहीं था, अनेक राजा थे, उनके शासन प्रणाली अलग अलग थी, परंतु समाज एक था, पीपल वर वन। और पीपल, समाज को जोड़ने वाला तत्व भारत का जीवन दृष्टिकोण, वे ऑफ लाइफ था, जिसका आधार अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ व्हाट कनेक्ट्स अस ऑल टुगेदर एंड गिव्स एन आइडेंटिटी। ये समझना आवश्यक है। तो भारत का राष्ट्र, पश्चिम का नेशन, ये समान अर्थ नहीं है। समाज, पीपल आर द नेशन। इसी को स्वदेशी समाज में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर इंडियन ट्रेडिशन। परंपरा से भारत में जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये केवल 4 डिपार्टमेंट राजा के कंट्रोल में थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इन सब की समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। इसके लिए ट्रेजरी से धन आता नहीं था। उन्होंने व्याख्या दी है, वह समाज यानी राष्ट्र जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है, वो स्वदेशी समाज है। जैसे एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटते ही तंबू ज़मीन पर आ जाता है, परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़ा ही रहेगा और टूटे खंभे को अंदर से ठीक करने की सुविधा रहेगी। ऐसी व्यवस्था भारत में थी। इसलिए भारत में परकियों का आक्रमण हुआ, राजा पराजित हुए, परकियों का शासन भी रहा,
परंतु राष्ट्र, भारत का समाज हमेशा अपराजित रहा है। ये भारत की विशेषता है। देखिए, मैं दर्शकों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे एक मंच पर बोलने का प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही एक सुनने का भी प्रोटोकॉल होता है। तो जो लोग बीच में खड़े हुए हैं, अगर वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं खड़े हैं तो वो बैठ जाएं, और जिस समय मनमोहन जी बोल रहे हैं उस समय अगर आप मूवमेंट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा आग्रह है आपसे। और तो मनमोहन जी, वापस इस पर हम लोग लौटते हैं। आपने जब भी भारत की भारतीय अवधारणा की बात होती है तो हम इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आजकल एक बड़ा प्रचलित शब्द है डीकोलोनाइजेशन। लेकिन जब डीकोलोनाइजेशन की जो लोग बात करते हैं उनके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाता है कि ये दक्षिणपंथी हैं, और खासकर ये जो राइट विंग, और आयरॉनिकली जो है ये भी एक विडंबना है कि बहुत सारे लोग जो डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं या जो एक राष्ट्रीय सोच जिनकी है वो भी अपने आप को राइट विंगर्स कहते हैं जो है। तो ये जो दक्षिण पंथ या राइट विंग की जो लेबलिंग है और ये जो बाइनरी सोच है वेस्ट की कि लेफ्ट वर्सेस राइट को करके देखना जो है, तो क्या संघ, क्या भारत की भारतीय अवधारणा की बात करने वाले लोग, क्या डीकोलोनाइजेशन की बात करने वाले लोग दक्षिणपंथी हैं? नहीं, ये शब्दावली ही बराबर नहीं है, हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। ये सेमेटिक थॉट से आई है। सेमेटिक थॉट ऑलवेज थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अदराइजेशन। वी एंड अदर्स दो भाग में डिवाइड कर लिया है, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, ईमान वाले, काफिर। ऐसे लेफ्टिस्ट वामपंथी विचार भी इसमें से आया है। जो वामपंथ के साथ नहीं है उनको उन्होंने दक्षिणपंथी कहना शुरू कर दिया। हम इन बाइनरी में मानते नहीं हैं, इसलिए ये शब्द गलत है। तो जिन जिन को दक्षिणपंथी कहते हैं वो राष्ट्रीय विचार कैसा मानना चाहिए। इसलिए हम अपने आप को, हम भी दक्षिणपंथी रिएक्शन में कुछ लोग कहते वो गलत है। हम राइट विंगर नहीं है, हम राष्ट्रीय विचार के हैं। राष्ट्र की भारत की अवधारणा अध्यात्म पर आधारित है। ये वामपंथी अध्यात्म को मानते नहीं है, या ऐसा कम से कम बताते हैं, मानते भी है लेकिन बताते नहीं है ऐसा। तो इसलिए उनके शब्दावली का प्रयोग नहीं करना, ये बहुत छोटी सोच है। उनका इतिहास भी बहुत अत्यंत आधुनिक है और भारत का समाज जीवन, राष्ट्रीय जीवन बहुत प्राचीन है। हम अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहने का प्रयत्न करेंगे तो सामान्य भारत का आदमी उसको जल्दी समझ जाता है। आपने जो है शब्दावली की बात की, तो एक शब्द जिसका कि हम अक्सर, मैं ये प्रश्न इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे आपको लगता है, क्योंकि लंबे समय तक हमारे ऊपर विदेशी शासन रहा, जो है इस्लामिक इन्वेजन हुआ, 800 साल भारत के एक बड़े हिस्से में उनका शासन रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का हम पर शासन रहा। तो हमारे कौन कौन से जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं, सामाजिक जीवन के खासकर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कि विदेशी सोच का एक बहुत बड़ा प्रभाव है? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं साझा करना चाहता हूँ कि टू मेक द कॉन्टेक्स्ट मोर क्लियर। जैसे हम शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं बलिदानी की जगह, तो शहीद इस्लामिक थियोलॉजी में अगर हम लोग जाकर देखें तो शहीद शब्द जो है वो बेसिकली जिहाद से जुड़ा हुआ है, और उसका कटिंग अक्रॉस हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल, तो ओवरऑल सामाजिक, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो रही हैं डीकोलोनाइजेशन के ऊपर, लेकिन क्या वाकई हम डीकोलोनाइज कर रहे हैं? और समाज के किन क्षेत्रों पर हमें तुरंत बेसिकली जो है डीकोलोनाइजेशन पर काम करने की ज़रूरत है? नहीं, पहले तो शिक्षा में शुरुआत करनी चाहिए। तो शिक्षा का पर्पस और कंटेंट इसमें चेंज करना पड़ेगा। जो अभी डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में एक हायर एजुकेशन कमीशन नियुक्त हुआ था, इतने सुंदर रिकमेंडेशंस है, लागू नहीं हुए। पूरा आध्यात्मिक बात उन्होंने कही है, पढ़ने जैसा है। कोठारी कमीशन की नियुक्ति भी जिन सरकारों ने की, उन्होंने उनके रिकमेंडेशन लागू नहीं किए। एक महत्व की बात,
उन्होंने कही कि भारत के वैचारिक जगत का ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोप है, उसको भारत में लाना चाहिए। बहुत लंबी बात होगी, मैं छोटी बात करूंगा। अब ये इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इसको सारी दुनिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस कह रही है, मध्य पूर्व का संघर्ष ऐसा कह रहे हैं। अब उसको मिडिल ईस्ट कहना, अब सालों से हम यही कहते आ रहे हैं स्वाधीनता के बाद भी। इसका मतलब कहने वाला बैठा है इंग्लैंड में, उसके लिए भारत ईस्ट है, जापान फार ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट है। अब हम सॉवरेन कंट्री है, हम उनकी भाषा क्यों प्रयोग करें? तो भारत के विदेश विभाग ने अभी उसको पश्चिम एशिया क्राइसिस कहना शुरू किया है। हम भारत है, हमारे लिए इंग्लैंड वेस्ट है, जापान ईस्ट है, ये पश्चिम एशिया है, पूर्व एशिया है। शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें बदल होना चाहिए, हो रहा है। इंडियन पिनल कोड बना, भारतीय दंड संहिता, उनको तो यहाँ राज ही करना था, रूल करना था, दंडित ही करना था। नाम से ध्यान में आता है कि दंड संहिता है। अब यहाँ न्याय करना है तो न्याय, भारतीय न्याय संहिता शब्द आया है। ऐसे शिक्षा के भी कंटेंट में, नहीं तो आजकल की शिक्षा नौकरी मांगने वाले लोग तैयार कर रहे हैं। एक ने बड़ा सुंदर बात कही, दे आर एजुकेटेड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, ऐसा कहा है। अंग्रेज़ों के पहले भारत में जॉब्स कोई करते नहीं थे, नौकरी करते नहीं थे। भारत उद्योग प्रधान देश था। हमको सिखाया गया भारत कृषि प्रधान देश है। खेती अच्छी थी, प्रधान उद्योग था, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर हाईएस्ट ईस्वी सन 1 से 1700 तक मोर देन 33% था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में हम अनाज कभी बेचा नहीं है, अनाज खाया है, खिलाया है, चीज़ों के लेन देन में उसका प्रयोग किया है, बार्टर। यहाँ चमड़ा उद्योग उत्तम था, यहाँ मेटलर्जी अच्छी थी, स्टील अच्छा बना, पोलाद अच्छा बना, कांसा बना, पीतल बना, यहाँ इत्र बना, कपड़ा उद्योग था। ये सब उद्योग घरों में होते थे, इसलिए भारत का वर्णन उद्योग प्रधान है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय का 11 मई 1951 का भाषण है। उन्होंने ये बात कही है कि भारत जगत का औद्योगिक केंद्र था, भारत का निर्यात अधिक था, आयात कम था। ये हम सिखा नहीं रहे, उस दिशा में जा नहीं रहे। वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। ये सारा बदलना आवश्यक है। एक भारत की भारतीय अवधारणा के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज जो है वो जोड़ा जाता है, और ख़ासकर भारत की छवि को लेकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन संघ में जो है, और आपने भी कई जगह जो है वो लिखा भी है और कहा भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या फ़र्क है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और क्यों यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी भारत की भारतीय अवधारणा से कैसे जुड़ा है? ये थोड़ा अलग अर्थ में कहूँगा। मैं इम्फाल गया था, एक छात्रों के बीच कार्यक्रम था। मेरे पहले एक वक्ता ने मेरा परिचय कराया, कहा कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। अब ये मैंने पहली बार नहीं सुना था, अनेक बार सुना है। पहली बार ये बात मुझे खटकी, ये सही नहीं है। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा वो सही नहीं है, सब लोग चौंक गए, आप में से बने लोग चौंक गए होंगे। तो मैंने कहा सही बात यह है कि इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो सब बच्चों ने तालियां बजाई। तो हमारे कल्चर एक है, डाइवर्स कल्चर्स नहीं है। कल्चर संस्कृति का आधार अध्यात्म है, सेलिब्रेशन डाइवर्स है, और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की दृष्टि संस्कार भारत में रहा है। यूनिफॉर्मिटी वैसे भी नैसर्गिक नहीं है, तो डाइवर्सिटी रहेगी, इनके भीतर रही अंडरलाइंग एकता को देखने की दृष्टि भारत की रही है। ये महत्व की बात है। इसलिए स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ टैगोर का एक सुंदर कोटेशन है। वो कहते हैं कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना,
यही भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराये को दुश्मन नहीं समझता। इसलिए नए मानव समूह के संघात से लोगों का आना जाना होगा। हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम उनको साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। आगे कहते हैं, इसलिए भारत में ये 1906 का उनका ऐसे है, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे परस्पर लड़कर यहाँ मर नहीं जाएंगे। वे एक सामंजस्य स्थापित करेंगे ही। यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। ये भारत की विशेषता है। तो डाइवर्स फॉर्म के भीतर रही एकता, क्योंकि एक ही अनेक रूप में मैनिफेस्ट हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यही भारत का विचार है। ये दृष्टि मिलती है तो हम विविधता को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आजकल कोई भी चर्चा हो और जेन ज़ी के बारे में बात ना हो, जो हमारा युवा वर्ग है, तो आज का जो युवा है वो एक वैश्वीकरण और बड़ी तेज़ी से जो है वो बदलती हुई तकनीक के दौर में जी रहा है। तो ऐसे समय में भारत की भारतीय अवधारणा का युवाओं के लिए एक तो क्या महत्व है, दूसरा कैसे हम युवाओं को तक भारत की भारतीय अवधारणा को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग को ये भी लगता है कि बार बार हर चीज़ के लिए जो है वो हमें पीछे, भारत की भारतीय अवधारणा का मतलब है कि हमें पीछे मुड़ के देखना होगा। जो पुराने फ्रेमवर्क्स हैं, जो जिन्हें कि रिग्रेसिव फ्रेमवर्क्स जो है, जो कई बार कहा जाता है सामान्य भाषा में, तो हमें वो एडेयर करना होगा। मॉडर्निटी नहीं है, पुरातन पंथी है ये भारत की भारतीय अवधारणा जो है। तो इस संदर्भ में आप क्या ट्रेंड्स इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ भजन क्लबिंग और 31 दिसंबर पे पार्टी करने के बजाय तीर्थ स्थानों पर जो है इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जाना, एक ये भी ट्रेंड बेसिकली इमर्ज हो रहा है। तो ओवरऑल आप युवाओं की दृष्टि से जो है वो आप इसको कैसे देखते हैं और आपका क्या संदेश है उनके लिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है तो अधिक भारत का भक्त बन जाता है। मैं 1992 में अमेरिका गया था संघ के काम से। उस ज़माने में IIM, IIT के सब लोग उधर ही आते थे। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़कर जाते थे। लेकिन वहाँ के यूनिवर्सिटी में सारे दुनिया भर के छात्र आते थे। ये इंडिया से आए हैं पूछकर उनको वो उपनिषद, गीता, गांधी के बारे में पूछते थे, उसको पता ही नहीं होता था। फिर उनके मन में एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हुआ, हमको तो पता ही नहीं है। तो फिर हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल का काम यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू हुआ। अनेक लोग इसमें जुड़ने लगे। ये जैन जी के बारे में मेरा अनुभव ऐसा है, मेरा उनसे खूब अच्छा संपर्क है। इनमें खूब अच्छा पोटेंशियल है, ये बहुत प्रॉमिसिंग है। एक बात मन में जज गई तो पूरा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव देना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा मैं जयपुर गया था, एक परिवार में 9वीं पढ़ने वाली एक बेटी थी। ऐसे पूछा हॉबी क्या है, फिर खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो जब पसंद नहीं कि उसने कहा कि ढेर सारी बातें पसंद नहीं। मुझे लगा 4-5 हो गए। मैंने कितनी? उसने कहा 15-20। आई वॉज सरप्राइज। अब घर में ये डिश बनती है, सामने आते ही ये मुझे पसंद नहीं करके छोड़ देती है। तो मैंने उसको एक पर्सपेक्टिव दिया, देखो बेटा ये डिश सामने आती है तब तुम सिकुड़ कर मैं नहीं खाऊंगी ऐसा कहती हो, इसमें वो डिश जीतती है और तुम हारती हो। एक बार तुम एक कागज़ पर लिस्ट बनाओ जो जो तुमको खाने में पसंद नहीं है, और वो डिश सामने आते ही कचकचा के उसको डिफीट करना, ऐसा मान के एक बार खा जाओ, दोबारा मत खाना। ऐसा कह के मैं आ गया। 7 महीने बाद मेरा फिर जाना हुआ, 2020 की बात है। उसके पिताजी मुझे मिले बैठक में। उन्होंने कहा, अब आगे की बात महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा मेरी बेटी ने लिस्ट बनाई, देयर वर 40 आइटम्स जो खाने की डिशेस थे जो नहीं खाती थी, घर में बनती तो थी। उन्होंने कहा इसमें से
उसको डिफीट करना ऐसा कहकर 30 खाना शुरू कर दिया है। क्या बदला? एक पर्सपेक्टिव बदला। इन तरुण पीढ़ी से मेरा संबंध ऐसा है कि मैं उनको जब बोलता हूँ 2 बातें टालता हूँ, 1 बात करता हूँ। टालता क्या हूँ? उनको मैं उपदेश नहीं करता हूँ और हमारे ज़माने में हम क्या करते थे वो नहीं बताता हूँ। तो अधिक देर तक मेरे साथ बैठते हैं, उनको मैं प्रश्न पूछने के लिए खूब स्कोप देता हूँ, प्रोवोक करता हूँ। कुछ भी पूछो, एनी क्वेश्चन अंडर द स्काई ऑन द अर्थ। पहली बार उनके प्रश्नों से उनका मन ध्यान में आता है एंड उनको जब सही उत्तर मिलते हैं खूब चेंज होता है। देशभक्ति, अनुशासन, ये सारी बातें उनमें आ सकती है। उनसे ये डायलॉग होना चाहिए। तो भारत का भविष्य इनके हाथ में है। एक बात ध्यान में रखना है, इनके जीन्स में हमारे संस्कार अध्यात्म ही है, उस पर विश्वास करना चाहिए। तर्क ठीक बता दें और उनको कन्विंस करने का प्रयत्न न करें, प्रश्न पूछने दें। क्योंकि ये ज़माना कैसा है, पहले के ज़माना ऐसा था, माँ पिताजी ने कहा ऐसा करो वैसा करो, कर लेते थे। अभी तो मैं कहीं बोलता हूँ तो बैठे बैठे मोबाइल पे चेक करते सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो चेक कर लेते हैं। ज़माना ये है। बट इनमें अच्छी बात यह है, वंस दे आर कन्विंस्ड दे आर रेडी टू चेंज। ऐसा मेरा अनुभव है, ये प्रॉमिसिंग है। तो हम जो है विकास जी, चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के सत्र का जो है ये अंतिम सत्र था।